हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस टाइम विद द वीडियो। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो गया। सो लास्ट लेक्चर तक आपको याद होगा कि हमने क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और किस कार्बोहाइड्रेट का क्या स्ट्रक्चर होता है। दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन सो फार इन द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। अब इस पूरे चैप्टर में हम लोग जितने भी चीज़ें पढ़ चुके हैं उसमें अब अगला जो टॉपिक आता है, जो बायोमोलिक्यूल्स का जो मेजर पार्ट है, वो है लिपिड्स। तो आज हम लोग लिपिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो लिपिड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। आपने जब लिपिड्स का नाम सुना था कभी भी, ओवरऑल कभी भी जब आपने लिपिड सुना है, तो लिपिड्स एग्जैक्टली सुनते के साथ ही आपके दिमाग में क्या आता है? आपने सुना होगा लिपिड्स के साथ साथ फॉस्फोलिपिड्स या फैट्स, फैटी एसिड्स वगैरह। तो इनको हम लोग फैट्स भी कहते हैं, लिपिड्स को हम फैट्स भी कहते हैं। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू नो। सो अब हम समझेंगे कि एग्जैक्टली फैट्स या फैटी एसिड्स क्या होते हैं। इसको ज़रा हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स ही है। अब हाइड्रोकार्बन्स का मतलब तो आपको बताइए कि एग्जैक्टली क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कि भाई इनके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्लियर? और इसके अंदर जो H:O का जो रेशियो है, जो हमने पिछले कार्बोहाइड्रेट्स के केस में देखा था, वो था 2:1, बट हियर इट इज़ नॉट 2:1। हियर द ऑक्सीजन इज वे लेस देन दी हाइड्रोजन। तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लेस कंपेरेटिवली। सो हम यहाँ पर एक बात लिख देते हैं दैट द अमाउंट of oxygen is quite less, is considerably less. Okay, so this is what we need to know. इसके अलावा हम एक और बात देखेंगे कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये बात तो हमें पता ही है कि फैट्स जो होते हैं वो पानी में जब हम डालेंगे तो क्या वो घुलते हैं? नहीं, वो पानी के ऊपर तैरता है। तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बराबर है। एक बात तो हमें पता ही है, आप कोई भी ऑयल का एक ड्रॉप लीजिए, पानी पर डालिए, देखिए वो डिजॉल्व ही नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू डिजॉल्व। क्लियर? सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये माइन्यूट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड दे नेवर फॉर्म पॉलीमर। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे डू नॉट फॉर्म पॉलीमर। इफ दे डू नॉट फॉर्म पॉलीमर, what do you need to understand here that ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स में ही काउंट होते हैं, क्योंकि ये पॉलीमर फॉर्म नहीं कर रहे। तो इस वजह से मैंने आपको बताया था कि ये हमारे ऊपर रेटेंटेट में मिलते हैं। जब हमने वो ऑर्गेनिक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, कंपाउंड एनालिसिस किया था, उस टाइम पर ये कहाँ मिले थे हमें? दे वर फाउंड इन द रेटेंटेट। बट रेटेंटेट में होते हैं क्या ये? नहीं, रेटेंटेट में नहीं होते। मतलब होने चाहिए क्या एग्जैक्टली, बट नहीं, ये रेटेंटेट में नहीं होने चाहिए। ये हमें फिल्ट्रेट में मिलना चाहिए, क्योंकि ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। बट ये मिले ऊपर बिकॉज दे वर एसिड इनसॉल्युबल, करेक्ट। सो माइक्रो मॉलिक्यूल्स तो ये होते ही हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, करेक्ट, जो इनका मॉलिक्यूलर वेट है वो लेस दैन 800 डाल्टन्स होता है। क्लियर? तो इतनी बात हमें पता चल गई है कि ये लेस दैन 800 डाल्टन्स है इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसके अलावा हमें और क्या पता है? इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ये पहली बात तो पॉलीमर फॉर्म नहीं करते, इनका मॉलिक्यूलर वेट लेस दैन 800 डाल्टन्स होता है। क्लियर? एंड ये काफ़ी जगहों पे प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इन एनिमल्स, दे आर प्रेजेंट एज फैट, करेक्ट। तो इन एनिमल्स they are present as फैट्स, करेक्ट। ये फैट्स की तरह प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? इन सबक्यूटेनियस लेवल, इन सबक्यूटेनियस लेयर। ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सबक्यूटेनियस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? सबक्यूटेनियस मतलब बेसिकली स्किन के नीचे प्रेजेंट होना, ठीक है। तो ये उसका मतलब वो निकल के आता है कि ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। और क्या करते हैं वहाँ पर? हमें पता है कि ये हमारे जो फैट्स होते हैं ये हमें इंस्यूलेशन प्रोवाइड करके देते हैं।
बराबर, मतलब हमारी हीट, बॉडी की हीट को अंदर ही रखते हैं, सो दैट वी डू नॉट लूज मच अमाउंट ऑफ हीट मोर ऑफन। क्लियर? तो इतनी बातें तो हमें पता चली गई हैं कि एग्जैक्टली ये फैट्स कर क्या रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। इनके दो पर्टिकुलर टाइप्स भी होते हैं बच्चों। दे आर फाउंड एज ऑयल्स। ठीक है, इनको ऑयल्स के नाम से भी जाना जाता है, इनको फैट्स, मतलब लिपिड्स को ऑयल्स या फैट्स दोनों में से किसी भी एक नाम से हम बोलते हैं। अब ऑयल्स का मतलब क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर? इसका मतलब दे हैव गॉट लोअर मेल्टिंग पॉइंट। समझ रहे हैं मेरी बात? इसको हम लोग लोअर मेल्टिंग पॉइंट वाला पार्ट कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। मतलब अगर आप मार्केट में कोई ऑयल खरीदने जाए, करेक्ट, तो मान लीजिए सनफ्लावर ऑयल या सोयाबीन ऑयल, तो वो आपको पाउच में मिलेगा, मतलब एक पैकेट में मिलेगा जहाँ पर वो लिक्विड के तौर पे भरा हुआ है उसके अंदर, करेक्ट, लीटर में मिलता है वो। लेकिन वहीं अगर आप जाएं बटर खरीदने के लिए तो वो 500 ग्राम की एक ब्रिक मिलती है आपको प्रॉपर। तो वो क्या है? वो फैट है। बटर इज फैट, वेयर एज सनफ्लावर ऑयल इज ऑयल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फैट एंड ऑयल के बीच में ये डिफरेंस होता है। क्लियर है? सो इनका थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है एज कंपेयर टू ऑयल्स। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें समझ में आ चुकी हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, एंड ये माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास इनमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स नज़र आ रहे हैं। मतलब अगर हम बात करें ओवरऑल इनके बॉन्ड वाइज अगर हम बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। ओके, सो देर आर two types of fatty acids. ओके, अब फैटी एसिड्स दो टाइप के हैं यहाँ पर। अब कौन से दो टाइप हैं ज़रा वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट के कौन कौन से दो टाइप के फैटी एसिड्स हैं हमारे पास। सो वी हैव गॉट सैचुरेटेड फैटी एसिड, ओके, ठीक है, एंड वी हैव गॉट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, सो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, इनमें क्या फ़र्क होता है इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो बिफोर आई मूव लेट मी जस्ट ड्रॉ अ लाइन हियर, एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रॉपरली। अब सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है यहाँ पर? अब आपको पता है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कार्बन चेन बना रहा हूँ, ठीक है, तो दिस कार्बन चेन हैज़ गॉट बॉन्ड्स, करेक्ट। यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि भाई इधर भी कार्बन चेन ही तो होती है, तो इधर भी ये जो कार्बन चेन है इसमें भी बॉन्ड्स होंगे। क्लियर है? बट दिस पर्टिकुलर पार्ट हैज़, इट ओनली हैज़ only single bonds present in it. ठीक है, whereas it also has double bonds प्रेजेंट इन इट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। मतलब क्या कि भाई इनके अंदर कहीं कहीं जगहों पे डबल बॉन्ड्स भी मिलेंगे, सिंगल के साथ साथ डबल के अलावा ट्रिपल भी मिल सकते हैं। बट इनको फिर सर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि सैचुरेटेड का मतलब क्या है बच्चों? सैचुरेटेड का मतलब है कि भाई यहाँ पर आप और हाइड्रोजन ऐड ही नहीं कर सकते, देयर इज नो स्कोप ऑफ एडिंग एनी अदर थिंग, बट हियर यू कैन ऐड बाय ब्रेकिंग द डबल बॉन्ड, यू कैन डेफिनेटली ऐड वन मोर हाइड्रोजन or like much more hydrogens in them. So this is the basic difference between saturated and unsaturated. I hope you have got the idea. अब मेजर चीज़ हमें क्या समझनी है कि सैचुरेटेड में हम क्या चीज़ कंसिडर कर सकते हैं। सैचुरेटेड में हम लोग बटर या घी कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, और इसी वजह से क्योंकि इनकी जो चेन होती है वो इस तरीके की सिंगल बॉन्ड कैरी कर रही है। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि सिंगल बॉन्डेड होते हैं ये, बराबर है। तो इस तरीके से इनकी जो चेन होती है वो सिंगल बॉन्ड कैरी करती है, तो इनके बीच में ना कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होता। तो जो दूसरी चेन होती है वो इनके बहुत पास आके बैठ सकती है।
बराबर, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे जब डबल बॉन्ड्स होते हैं ना बच्चों, तो जो चेन्स होती है ना उनको पास आने में दिक्कत होती है एज कम्पेयर टू द अदर थिंग। मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑयल्स कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बटर और घी आर द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वेयर द ऑयल्स आर द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। एक चीज़ तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ गई। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इधर क्या नज़र आ रहा है हमें, ये से मान लीजिए कि ये है हमारी एक चेन और इसमें मैंने लगा रखे हैं डबल बॉन्ड्स। तो अगर ये डबल बॉन्ड्स लगे हैं तो यहाँ पर हिंड्रेंस आएगी बच्चों। अब हिंड्रेंस कैसी है ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो अब हिंड्रेंस कुछ इस तरीके की है, आप समझ पा रहे हैं। तो इनके बीच में जो रिपल्शन होगा उसकी वजह से दिस चेन्स विल बी मूविंग अपार्ट। अब ये चेन्स दूर दूर भागेगी तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है यहाँ पर। तो इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारी जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनमें क्या मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है। इतना पार्ट अगर क्लियर हो गया तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं। इसमें एक और चीज़ होती है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या दिया है, पामिटिक एसिड, ठीक है। अब पामिटिक एसिड जो है वो 16 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब 16 कार्बन मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, एक कार्बन की चेन होगी, लास्ट वाला मॉलिक्यूल तो मिथाइल ग्रुप होता है, क्लियर। फिर बीच में आता है आपका CH2 और यहाँ पर आते हैं। अब देखो ये एक मॉलिक्यूल हो गया, दिस इज़ वन मॉलिक्यूल, दिस इज सेकेंड मॉलिक्यूल एंड लास्ट में इनके पास होगा एक C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने क्या बोला, 16 कार्बन मॉलिक्यूल है, 16 कार्बन चेन है ये। अब 16 कार्बन की अगर चेन है तो इसका मतलब CH3 एक, COOH दूसरा कार्बन, बचे कितने 14 कार्बन। तो CH2 वाले मॉलिक्यूल्स जो है वो 14 होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा मॉलिक्यूल तैयार होता है। आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आ गया है कि पामिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से। और वहीं अगर मैं बात करूं, इसी के अंदर एक और चीज़ आती है स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड को अगर हम देखें तो यहाँ पर 18 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इतना पार्ट हमें समझ में आ गया, क्लियर है। मतलब दिस इज अ 18 कार्बन मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन आ सकता है बस आपको कि भाई कौन सा फैटी एसिड कितने कार्बन का होता है, बस इतना ही पूछते हैं उसमें। इतना डिटेल में कोई घुसता नहीं है कि भाई स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ या फिर स्ट्रक्चर आएगा और बताएंगे कि भाई बताओ कैसा है, ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ देखूँ, इधर के अगर एग्जाम्पल्स देखूँ, तो अगर अब मैं इधर के एग्जाम्पल समझने की कोशिश करूँ तो कैसा है कुछ, यस हाँ जी भाई। तो हमारे पास सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ओलिक एसिड, ओके। तो ये है हमारा ओलिक एसिड, ओके। अब ओलिक एसिड के अलावा हमारे पास आता है यहाँ पर लिनओलिक एसिड। तो ये हो गया हमारा लिनओलिक एसिड। और उसके अलावा क्या होता है हमारे पास, लिनओलैनिक एसिड, ओके, एराकिडोनिक एसिड, ओके। अब ये जो मैं आपको बताया कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर ना डबल बॉन्ड की मात्रा चेक करते हैं। तो इसमें एक ही डबल बॉन्ड होता है बच्चों, इसमें 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं, इसमें 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं और इसमें 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है तो उसको हम कहें, देखो है तो ये अनसैचुरेटेड, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बराबर, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और इन सब में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है इसलिए इसको हम लोग क्या क्या कहेंगे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो दिस इज ऊपर वाला मूफा, दिस इज वाला पूफा। तो समझा कि नहीं, थोड़ा सा फनी लगता है सुनने में, बट ओलिक एसिड इज मूफा बिकॉज इसके पास एक ही अनसैचुरेटेड मतलब एक ही डबल बॉन्ड होता है। और लिनओलेनिक एसिड, लिनओलिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड इनके पास एक से ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इनको हम लोगों ने मूफा और पूफा के फॉर्म में रख दिया। तो इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अब एक चीज़ तो हमने यहाँ पे समझ ली कि भाई किसके पास कितने कितने पर्टिकुलर कार्बन होते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है, जो एराकिडोनिक एसिड है उसके पास 20 कार्बन है, ये बात याद रखना, ठीक है।
सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड हियर? अब इसके बाद आता है हमारे पास थोड़ा सा और फर्दर टॉपिक में हम लोग घुसते हैं ज़रा। इनमें ना बच्चों डिफरेंट और टाइप्स भी आ जाते हैं, ठीक है? तो डिफरेंट टाइप्स मतलब अब एक तो ये दो टाइप हो गए ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्ड्स कितने हैं उसके बेसिस पर। अब फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हम समझ रहे हैं, ठीक है? तो फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पर हम क्या समझ रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि हमारे पास आते हैं कॉन्जुगेट फैटी एसिड्स, बराबर? कॉन्जुगेटेड या फिर हम लोग बोलते हैं कंपाउंड फैटी एसिड्स या फिर कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है? सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड हियर? इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है ना? तो अब इसका मतलब क्या निकल रहा है, ठीक है? ध्यान से सुनना इसका मतलब क्या निकल रहा है कंपाउंड लिपिड्स का, कि भाई हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है? मैं मान के चलता हूँ कि हमारे अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो ऊपर रह गया था डिस्कस करना, वो यहीं पे डिस्कस हो जाएगा क्योंकि इसी में ही उसका यूज होने वाला है। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ग्लिसरॉल। बच्चों ग्लिसरॉल के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ग्लिसरॉल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि जिसको हम लोग ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन आपको पता होगा नॉमेनक्लेचर के हिसाब से उसको प्रोपेन कहा जाता है। तो इसको हम लोग CH2 और CH, बच्चों इधर OH आ गया एंड OH आ गया, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया हमने, तो ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बन गया। अब इसके साथ में हमने क्या ऐड करना है? हमने करना है हमारा COOH। समझ रहे मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ? COOH। आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है? तो इसको अगर हम ये कहें कि भाई ये हमने एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा लिया, ठीक है? अब इसके बाद हमने एक लंबी सी चेन लगानी है और लास्ट में हमने इसको CH2 रख देना, ठीक है? एक लंबी सी चेन लगानी है और लास्ट में CH3, ठीक है? ये एक लंबी सी चेन बनेगी और लास्ट में क्या बनेगा? CH3। क्लियर? तो अब इससे समझ में क्या आ रहा है बच्चों? ये है एक फैटी एसिड, एक सिंपल फैटी एसिड है, सिंपल, ओके? और ये हमारा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ठीक है? सर ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल क्यों यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं? यहाँ इसमें तो फैटी एसिड मॉलिक्यूल भी नहीं है, ठीक है? इसको हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसको हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये आगे जाके कॉन्जुगेट या कंपाउंड लिपिड्स बनाने में मदद करता है। कैसे करता है ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा आगे के जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगेंगे अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लें यहाँ पर, ठीक है? ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, तो अब एक चीज़ जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है वो ये है कि दिस इज CH, दिस इज C एंड दिस इज C, ठीक है? तो अब मैंने क्या देखा बच्चों? दिस इज CH2, दिस इज CH, दिस इज CH2। क्लियर? अच्छा, नाउ हियर वी हैव गॉट 1 ऑक्सीजन, ओके? इसके साथ में एक हाइड्रोजन है, ठीक है? और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड OH है। तो होता क्या है, यहाँ से इस तरीके से ये चीज़ बाहर निकल जाती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? वाटर। तो ये वाटर बाहर निकल गया। अब होगा क्या? अब होगा ये कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स, मतलब ये कार्बन और ऑक्सीजन और ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। अब जैसे इन दोनों का बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, कि वो क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार होने वाला है। तो
ये एक लंबी सी चेन थी और लास्ट में हमारा CH3 मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो इसी मॉलिक्यूल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी आगे, ठीक है? अब इनके बीच में बॉन्ड कैसे बना? इनके बीच में बॉन्ड बनाने के लिए मैंने क्या किया, C, ये तो H2 तो यहाँ पर है ही, ठीक है, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड O, और फिर वापस से ये लंबी सी चेन, ठीक है, और ये इस तरीके से बॉन्ड, इसको एस्टर बॉन्ड कहते हैं, बराबर। तो ये एक बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो गया है। क्लियर? और ऐसा अगर हमने एक बना दिया, ठीक है, तो इनको हम लोग कहते हैं यूजुअली मोनोअसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। यहाँ पर OH और यहाँ पर OH बराबर ऐसे रहेगा, ठीक है। बाकी जगह पे हम इसको क्या कह रहे हैं, मोनोअसाइल ग्लिसरॉल, मोनोअसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। अब यही अगर मैं 2 बार कर दूं उसको, तो if I do it twice then it will become diacyl glycerol, so this will be called as something like this। ये एक हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। So this is OH, this is OH and this is यहाँ पर मैंने एक बार बना दिया and this is CH, ठीक है, डबल बॉन्ड O and this is something like this। तो ये बन गया 2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाईएसाइल ग्लिसरॉल, DAGS, ओके। सो दिस इज डाईएसाइल ग्लिसरॉल। ओके, आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट इज मोनोअसाइल ग्लिसरॉल, सेकंड इज डाईएसाइल ग्लिसरॉल, एंड उसके अलावा अगर मैं तीसरे वाले में भी ऐड कर दूं तो दिस विल बी कॉल्ड एज ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स। तो इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग ट्राईग्लिसराइड्स भी कहते हैं। क्लियर? तो अगर मैंने यही इसी वाले में एक और जगह पे ऐड कर दिया एक और चीज़, ठीक है, अब वो बोलना कि वहाँ पे हमको हाइड्रोजन्स भी ऐड करने हैं। तो दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज, ठीक है। So this is CH3, oxygen, C double bond O, and this is again CH3, this is again oxygen, C double bond O, and this is again CH3। So what do you understand here? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल। तो इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल वाला पार्ट समझ, सर इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन बताइए सर, क्यों पढ़ा रहे हो आप हमें ये? तो इसको ज़रा ये भी समझ लेते हैं कि फंक्शन क्या है इसका। इसी में ही अगर मैं थोड़े से बदलाव कर दूँ, अब यहाँ तो ये सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी बदलाव कर दी जाए, इसमें कुछ और ऐड कर दिया, क्या ऐड करेंगे हम लोग? इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे, देखो पहले मैंने क्या लिखा, फैटी एसिड ले लिया, ठीक है, फैटी एसिड ले लिया, फिर और क्या ले लिया हमने साथ में ले लिया ग्लिसरॉल, ठीक है, साथ में हमने ग्लिसरॉल ले लिया। उसके साथ साथ आप फॉस्फेट लगा दो इसमें, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड लगा दो, ठीक है, और उसमें नाइट्रोजन भी लगा दो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, दिस स्ट्रक्चर, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट, ये है आपके लेसिथिन का स्ट्रक्चर। अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसा होता है। एक काम करते हैं, इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, एंड एक मिनट ये वापस से लेना पड़ेगा शायद। What's wrong? Okay. I guess
पीछे वाली साइड पर। हाँ जी, तो अटैचमेंट ले लेते हैं इसके अंदर। ये देखिए, अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, ओवरऑल आपको समझ में क्या आ रहा है इस पॉइंट से? लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है, दिस इज ग्लिसरॉल CH2 CH, मतलब CH2 CHN CH2, ठीक है। इधर OH हुआ करता था, अब ये OH को काट के यहाँ पर इस तरीके का एक बॉन्ड बन गया है, और ये R1, वही जो लंबी सी चेन थी ना जो मैं बना रहा था यहाँ पे इस तरीके से, और लास्ट में CH3 लिख रहा था जो मैंने अभी भी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वही मॉलिक्यूल, मतलब ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये आपके बुक में इस तरीके से दिया हुआ है, क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट तो समझ में आ गया होगा। ये भी सेम कंपोनेंट है, बस ये इधर ना होने के बजाय इस तरफ दिया हुआ है, तो इट्स जस्ट लाइक दैट, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है उसके अंदर। तो ये इधर ना होने के बजाय इधर आ रहा है, क्लियर। तो इतना पार्ट भी समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास CH2O, और यहाँ पर बच्चों एक फॉस्फोरस ऐड हो गया, जो मैंने आपको बोला था H3PO4, तो ये वो वाला कंपोनेंट है। उसके साथ साथ वो जो लंबी सी चेन थी वो तो है ही, CH2 जो एंड में हमारे बीच में जो रहता है वो तो है ही। उसके अलावा देयर इज वन मोर पार्ट विच इज दिस, ठीक है। ये जो नाइट्रोजनस कंपोनेंट है ना, इसको कोलिन कहते हैं, यहाँ पर ये कोलिन है एक्चुअल में। तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आ गया? हमें समझ में आ गया कि भाई हमारा जो फॉस्फोलिपिड है वो इस तरीके से ट्राई असाइल ग्लिसरॉल से बनाया गया है, और उसके अंदर फर्स्ट कंपोनेंट ये रहा, सेकंड कंपोनेंट ये रहा, थर्ड कंपोनेंट ये रहा, और थर्ड कंपोनेंट के ऊपर ही फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड दोनों एडेड होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इतना पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको स्ट्रक्चर भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि आपको अगर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का याद है स्ट्रक्चर, तो पहले वाला और दूसरे वाला तो आपको कंपोनेंट याद ही होगा। तीसरे वाले कंपोनेंट में बस आपको कार्बन की जगह पर यहाँ पर फॉस्फेट ऐड कर देना है, नीचे OH ऐड कर देना है, इधर O, इधर CH2, इधर CH2, नीचे की तरफ एक नाइट्रोजन, उसमें से 3 CH3 लटका दीजिए, बस खत्म हो गया, है ना। तो दिस इज ईजीएस्ट स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं ओवरऑल सारे स्ट्रक्चर्स में से। तो अगर आपको केमिस्ट्री पसंद नहीं है, स्ट्रक्चर बहुत डिफिकल्ट लगते हैं लर्न करने के लिए, तो तोड़ दीजिए, जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं सबको तोड़ दीजिए, ब्रेक डाउन इनटू पीसेस एंड यू विल गेट द कंपोनेंट, ठीक है। चलो बच्चों, तो इतना पार्ट तो मैंने आपको समझा दिया कि एग्जैक्टली हमारा फॉस्फोलिपिड क्या है। अब फॉस्फोलिपिड के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्यों फॉस्फोलिपिड इंपॉर्टेंट होते हैं और क्या क्या वो करते हैं। तो ज़रा मैं आपको एक बार आपकी बुक के थ्रू पढ़ा देता हूँ कि आपकी बुक क्या कह रही है आपके फॉस्फोलिपिड्स के बारे में, ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों। सो हियर, हाँ जी, तो हमने बात की कि फॉस्फोलिपिड्स करते क्या है। तो दे आर सेइंग दैट सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं। हाँ, तो some lipids have got phosphorus and why it is still a छोटा। अब इनका का काम होता है, इनका काम होता है दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। कहाँ पाए जाते हैं ये? सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में किस तरीके से पाए जाते हैं मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। और लेसिथिन जो होता है, इट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल, ओके। ये जो लेसिथिन होता है बच्चों, ये आपके लेसिथिन जो है ना वो आपके एल्वियोलाई के अंदर भी प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन योर एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई में प्रेजेंट होने से उसका क्या फ़ायदा होता है? तो
इट डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन, तो जिससे ना आपकी जो एल्वेला है वो कोलैप्स होने से बच जाती है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और जब हम लोग ब्रीदिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको वहाँ पे भी जिक्र करके बताऊंगा प्रॉपर्ली। अगर मैंने नहीं किया तो ये आपकी जिम्मेदारी, आप मुझे याद दिलाएं कि सर आपने मुझे बायोमोलिक्यूल में एक लेसिथिन बताया था, वो वहाँ पे क्या यूज़ कर, वहाँ क्या काम कर रहा है, मुझे अभी आप बताइए, तो आई विल टेल यू ओवर देयर। ठीक है। न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इतना पार्ट तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको बताया लेसिथिन, ठीक है, या फिर ये आपकी मेम्ब्रेन में कैसे काम आ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई देखो जरा ध्यान से देखो, ये आपका सेल है, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, ये आपका सेल है, ओके। हाँ जी, ठीक है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस के अंदर ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, करेक्ट, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका क्रोमैटिन फाइबर हो गया। अब उन्होंने कहा है कि ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब इट्स अ बाय लेयर। आप समझ रहे मेरी बात, तो इट्स अ बाय लेयर। तो ये जो बाय लेयर है ये एग्जैक्टली बनी किस चीज़ से है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि दिस इज मेड अप ऑफ इस तरीके के चेन। ठीक है, अब ये क्या होता है, इट इज बेसिकली हैविंग डुअल नेचर। ओके, अब डुअल नेचर का मतलब क्या है, डुअल नेचर का मतलब है कि इसके पास दो पर्टिकुलर टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ज़रा वो मैं आपको समझा दूँ। जो हमारे पास हेड होता है, ठीक है, ये होता है हाइड्रोफिलिक, ओके, वी हैव गॉट हाइड्रोफिलिक, एंड इसके अलावा हमारे पास होता है हाइड्रोफोबिक। तो ये हो गया हाइड्रोफिलिक हेड एंड हमारे पास हो गया हाइड्रोफोबिक टेल। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की वजह से हमारी जो मेम्ब्रेन है वो कुछ ऐसा रूप ले लेती है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारी मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरीके का रूप ले लेती है कि वो इस फॉर्म में आ जाती है, ऐसे। और इसी को हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड बायलेयर, इसी को हम फॉस्फोलिपिड बायलेयर कह रहे हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर क्या है, ठीक है, और कैसे हमारा, अब ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आपको इतनी पार्ट समझ में आई गई होगी कि इधर ये जो दो चेन आपको दिखी वो तो है ही, इसके अलावा ये जो हमारा हेड वाला पार्ट है, यहीं पर हमारा वो जो नाइट्रोजनस पार्ट था, करेक्ट है, उसमें 3 ऐसे मॉलिक्यूल लटक रहे थे, वो इस तरीके से होता है। क्लियर, तो हमें इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये कैसे हमारी मेम्ब्रेन को बनाने में काम कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट दे आर गोइंग टू मेक द फॉस्फोलिपिड बायलेयर। एंड हाँ, एक और नेचर है इनका, इसको हम लोग कहते हैं एम्फीपैथिक। ओके, तो एम्फीपैथिक का मतलब डुअल नेचर दिखाना। ठीक है, एम्फी का मतलब होता है डुअल, तो ये डुअल नेचर दिखाते हैं। डुअल नेचर कैसे, कौन से दो नेचर होते हैं इनमें, एक नेचर होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक नेचर होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक, और दूसरा जो नेचर होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है, एक हाइड्रोफिलिक और एक दूसरा हाइड्रोफोबिक। ठीक है, इतना पार्ट तो क्लियर हो ही गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, सो अब तक हमने जो भी सीखा, ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट द लिपिड्स, एंड लिपिड्स के अंदर भी हमने कंपाउंड लिपिड्स एंड कॉन्जुगेट लिपिड्स भी समझ लिए हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी यहाँ पर, वो ये है कि हमारे पास कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास इनमें एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको बता दूँ,
कॉन्जुगेट लिपिड में हमने एक और चीज़ डिस्कस करनी है विच इज़ स्फिंगोलिपिड्स बच्चों। इसमें एक स्फिंगोलिपिड्स करके एक चीज़ है जो कि आपके इसमें है नहीं, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ के लिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं आप सुन ले तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि स्फिंगोलिपिड्स क्या होता है। बच्चों स्फिंगोलिपिड्स के अंदर ये जो लिपिड्स होते हैं ना, ये पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन द माइलिन शीथ ऑफ योर नर्व सेल। ठीक है, सो दे आर फाउंड इन माइलिन शीथ ऑफ नर्व सेल। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली स्फिंगोलिपिड कह रहे हैं। ये माइलिन शीथ ऑफ नर्व सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल था, ठीक है, उसकी जगह पर एक अमाइनो अल्कोहल स्फिंगोसिन नाम का वो प्रेजेंट होता है। तो मतलब यहाँ पर वो जो ऐसा ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट था, इसकी जगह पर हमने क्या कहा कि हमारे पास अमाइनो अल्कोहल स्फिंगोसिन ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मतलब इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल हमारे पास क्या है, अमाइनो अल्कोहल स्फिंगोसिन। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हो गया। ओके, स्फिंगोलिपिड हमने समझ लिया। ग्लाइकोलिपिड्स जो आपको पता होगा, ग्लाइको एंड लिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के साथ इनका मैच होता है। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। ओके, सेरिब्रोसाइड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ग्लाइकोलिपिड्स। तो इसको बोलेंगे फाउंड इन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन। ओके, एंड इसके एग्जांपल्स क्या हैं, सेरिब्रोसाइड्स। ठीक है जी, इतना पार्ट क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, इतना पार्ट हमने समझ लिया। अच्छा, अब इसके अलावा हमको क्या समझना है यहाँ पर, हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी डिस्कस करना था बच्चों। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल्स, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का डिराइव्ड लिपिड है बच्चों। ठीक है, सो हम क्या कह रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ अ डिराइव्ड लिपिड। अब क्योंकि ये डिराइव्ड लिपिड है तो भाई किसी चीज़ से डिराइव होगा, तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम आइदर सिंपल और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। तो या तो ये सिंपल से या फिर कॉन्जुगेटेड लिपिड से डिराइव्ड होते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोल रहे हैं डिराइव्ड लिपिड। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्टेरॉल है। ठीक है, इनको हम लोग अल्कोहलिक स्टेरॉइड्स कहते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम स्टेरॉल मॉलिक्यूल। ये स्टेरॉल मॉलिक्यूल से डिराइव होता है, विच इज एंड अल्कोहलिक स्टेरॉइड। ओके, अब ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एक अल्कोहलिक स्टेरॉइड से डिराइव हुआ है। इसमें आपको एग्जाम्पल आएगा बच्चों कि भाई बताइए, आइडेंटिफाई करके बताइए कि ये चीज़ क्या है। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपको कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है, ये जो आपको कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है, दिस कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर इज़ हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि भाई ये जो स्ट्रक्चर अगर आपको आ गया तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है बराबर 1 2 3, 3 हेक्सागन, ठीक है, 1 पेंटागन। ओके, तो मैंने क्या बोला, 3H1P, क्या कहा, 3 हेक्सागन और 1 पेंटागन बराबर है। तो 3H1P आपको याद रखना है विद अ रोबोटिक आर्म, मतलब मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ। ठीक है, एक रोबोटिक आर्म है जो इस तरीके से नीचे की तरफ आ रही है और इसको पकड़ रही है। सो दिस इज द रोबोटिक आर्म। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखते ही आप समझ जाएंगे, इट इज़ वेरी मच कैरेक्टरिस्टिक, बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाइबल है।
तुरंत देखते ही समझ जाएंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। तो एग्जाम में बस बेसिकली इतना ही पूछते हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल वैसे क्या काम आता है, तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी चीज़ें बनाता है बॉडी के अंदर। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब आपके बॉडी के अंदर ना स्टेरॉयड हार्मोन्स बनते हैं, बराबर है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्टेरॉयड हार्मोन के बारे में, सो वी हैव गॉट आपके जितने भी एड्रिनोकॉर्टिकॉइड जो कि हमारे सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, बराबर, तो वो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हो गए। फिर उसमें जो टेस्टोस्टेरॉन, इवन एल्डोस्टेरॉन भी है हमारे पास, एल्डोस्टेरॉन है, ठीक है। एंड उसके अलावा हमारे पास ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन, वो सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। वो ये जितने भी हार्मोन्स हैं आपकी बॉडी के, ये हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, ये भी एक तरीके से लिपिड से डिराइव होते हैं। तो इनको भी हम कंसिडर करेंगे एज आर पर्टिकुलर लिपिड्स, ठीक है बच्चों। तो इतना हमें समझना था लिपिड्स के बारे में। तो ओवरऑल अगर हम एक बुक पे नज़र मारें कि बुक हमारी क्या बोल रही है लिपिड्स के बारे में, तो बच्चों इतना पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम बात करें, यहाँ से लेकर के इस पार्ट तक, बस इतना ही है आपका लिपिड्स। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है लिपिड्स के बारे में, ठीक है। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप समझ लीजिए आपका लिपिड पार्ट सॉर्टेड है, क्लियर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लिपिड पार्ट बच्चों, ठीक है। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे हमारे प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द प्रोटीन्स हियर, एंड आई थिंक दैट प्रोटीन्स विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट सेशन। सो लेट मी ओपन दिस थिंग आउट। हाँ जी, तो ये हमारा प्रोटीन वाला पार्ट है। या इसके बाद हम लोग प्रोटीन डिस्कस करेंगे। तो लेट मी गिव द हेडिंग सो दैट जब भी आप नेक्स्ट टाइम आए तो हम प्रोटीन से ही कंटिन्यू करें, ताकि आपको ओवरऑल समझ में आए, एक सीक्वेंस बन जाएगा। बुक में अलग सीक्वेंस दिया है, यहाँ पर अलग सीक्वेंस दिया है। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा अलग सीक्वेंस है, बुक वाला सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है। तो थोड़ी बहुत आपको मुश्किलें आएंगी, बट मैं आपको एकदम एंड में प्रॉपर एक स्कीम बना के दूंगा कि भाई बुक में से कैसे पढ़ना है और इधर से कैसे पढ़ना है, कैसे कोरिलेट करना है। मेरे नोट्स के थ्रू जाएंगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपको, बट बुक में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, एंड देखते हैं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।